और आज की शुरुआत में बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी साल में भ्रष्टाचार पर तेज होती जुबानी जंग की, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर बीजेपी ने कौन सा माइंड गेम आखिर खेला है। दूसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के मिशन 80 की, जानेंगे क्यों हारी हुई 14 सीटें जीतने पर बीजेपी ने लगा दिया है पूरा जोर। और तीसरी खबर होगी बिहार से, सवाल सुशासन पर, बिहार में ध्वस्त होते लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश की नजर क्यों नहीं जा रही, इसकी भी चर्चा होगी। और चौथी खबर में जानेंगे आखिर क्या वजह है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई। कुत्ते के विवाद में 2 लोगों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। चारों खबरों के अलावा आज एक 5वीं खबर भी आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपको अपने देश पर गर्व होगा। जी हां, हर खबर के लिए चप्पे चप्पे पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख भी करूंगा। नीरज पांडे हमें बताएंगे कि वो कौन सी वजह है जो जल्दबाजी में 39 सीटों पर बीजेपी को प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। हमारे साथ वीरेश पांडे जुड़े हैं जो बताएंगे आपको यूपी में बीजेपी ने क्यों 14 सीटों को बनाया है साख का सवाल। शशांक कुमार के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा, बिहार के अररिया में मर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट वो आप तक पहुंचाएंगे। और ब्रजेश राजपूत से हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक शख्स पर ऐसी सनक सवार हो जाती है, ताबड़तोड़ उसने 8 लोगों पर गोली चला दी। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर सियासी आर पार, कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एमपी फतेह के लिए बीजेपी ने बनाया है सर्वे का प्लान। 4 राज्यों के 230 एमएलए करेंगे एमपी में सर्वे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने एमपी फतेह के लिए बीजेपी ने भी प्लान बनाया है, बाकायदा सर्वे किया जा रहा है और कांग्रेस भी पूरी तरीके से चाक चौबंद नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में, सरकार का विकास पर्व चल रहा है, जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार और प्रचार, ये आपने सुना कमलनाथ किस तरीके से बीजेपी पर हमला कर रहे थे, शिवराज सिंह को घेर रहे थे। और देखिए एमपी में भ्रष्टाचार पर आर पार की जो स्थिति नजर आ रही है, कांग्रेस का वार, शिवराज ठगराज बन गए हैं। शिवराज ने पलटवार किया कि कमलनाथ जी भ्रष्टाचार नाथ हैं, तो एक दूसरे के नाम में दोनों संबोधन जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का वार, भ्रष्टाचार का बोलबाला, शिवराज का पलटवार, और उसके बाद फिर कांग्रेस का वार यह कि 50% कमीशन का खेल है। शिवराज का कहना कि कांग्रेस को भ्रम फैलाने की आदत है। फिर देखिए कांग्रेसी खेमे से कहा जाता है कि कांग्रेस ने दरअसल लॉन्च किया है कैंपेन, और शिवराज का पलटवार की एमपी में सब कुछ पारदर्शी है। भ्रष्टाचार के जवाब में ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है। घोटालों पर बुकलेट जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान का कहना कि एमपी की तस्वीर बदल चुकी है, यानी उनके कार्यकाल में बीजेपी के शासन में मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ ब्रजेश, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक खास बात इस बार नजर आ रही है, आप बताइएगा उसके पीछे कांग्रेस हो या बीजेपी, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी से जबरदस्त तैयारी दोनों खेमों में। हाँ देखिए सर, बड़ा दिलचस्प चुनाव इस मायने में हो गया है कि चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई हैं और बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी तकरीबन 39 प्रत्याशियों की लिस्ट का रिलीज कर दी है। उसके साथ साथ बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन भी छेड़ दिया है। कल ही मध्य प्रदेश में जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद बीजेपी की जो कार्य समिति की बैठक है वो परसों ग्वालियर में हो रही है। बीजेपी में अलग अलग इलाकों में 230 विधानसभा में जाने के लिए 4 राज्यों के विधायक आ रहे हैं, वो 7 दिन वहाँ रहेंगे
आएंगे, सर्वे करेंगे और उसकी रिपोर्ट देंगे। तो बीजेपी की तो इतनी जमीनी स्तर की तैयारी है, मगर एक बड़ा जो कहा भी जाता है कि बीजेपी जमीन पर लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ती है। तो कांग्रेस ने इस बार शिवराज सरकार को घेरने के लिए करप्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। जैसा कि कर्नाटक में कमीशन का खोरी का मुद्दा था, तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को घेरने के लिए कमीशन का मुद्दा बनाया हुआ है कि भ्रष्टाचार जम के चल रहा है। आज कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का नाम ही है कि प्रचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। उन्होंने आज एक बुकलेट रिलीज की है जिसमें 200 से ज़्यादा घोटालों का जिक्र किया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में जो कमीशन की सरकार चली है 50% कमीशन की। एक तरफ बीजेपी है जो कमलनाथ को घेरने के लिए उनका करप्शन नाथ के नाम से कैंपेन चला रही है। बीजेपी के नेता जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कमलनाथ नहीं बोलते हैं, करप्शन नाथ बोलते हैं। इसके जवाब के लिए आज कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है कि शिवराज को एक नया नाम दिया है, वो ठगराज का है। कमलनाथ ने कहा कि हम शिवराज को पहले जानते थे मगर मध्य प्रदेश आके वो ठगराज हो गए हैं। तो कुल मिला के करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। वो कमलनाथ को करप्शन नाथ बोल रहे हैं तो यहाँ पे शिवराज को ठगराज बोल रहे हैं। पर बड़ी बात वही कि जो अभी भी कई इश्यूज ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो एड्रेस होना बाकी है, मगर फिर भी दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो ये करप्शन नाथ और ठगराज वाली बातें जो कही जा रही हैं, जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है दोनों तरफ से। तारीख से पहले लिस्ट, माइंड गेम फिक्स। 2018 में हार, 39 सीटों पर सुपड़ा साफ। और देखिए इसी के मद्देनजर यह तैयारी नजर आ रही है। कांग्रेस को संदेश, बेहतर तैयारी के साथ उतरे बीजेपी खेमे की जो बात मैं कर रहा हूं। प्रत्याशियों को मौका दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा समय मिलेगा। प्रत्याशियों को पता चल गया है कि वो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं तो तैयारी कर सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे। यह बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है। जीत की उम्मीद, राजनीतिक तौर पर दबाव, यानी कि एक पॉलिटिकल प्रेशर तो है कहीं ना कहीं। और खास तौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन पर पूरी तरीके से यह दबाव महसूस किया जा सकता है। शायद यही वजह है ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। नीरज पांडे के पास मैं आपको लिए चलता हूं इसी खबर पर कुछ और विश्लेषण के साथ। हमारे साथ वो मौजूद हैं। नीरज, साफ तौर पर रणनीति यही नजर आ रही है कि कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले, लोगों तक वो पहुंचे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके, यही है ना? निश्चित रूप में अखिलेश, जब किसी कैंडिडेट को ज़्यादा समय मिलता है तो वो अपने लोगों तक जल्दी पहुंचता है और ज़्यादा समय तक, अगर मान लीजिए कोई रूठा भी है तो उसको बनाने में भी उसको सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर कैंडिडेट अपने घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के भी 21 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित किए। ये वो सीटें हैं जिनमें ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा जीत नहीं पाई है कभी, या भाजपा पिछले चुनाव में हार गई है, या बहुत मतलब अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए भाजपा ने एक नई रणनीति अपनाई कि क्यों ना इन सीटों पर जल्दी कैंडिडेट दे दिया जाए, ताकि चुनाव, अभी चूंकि कई महीने हैं, 3 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है चुनाव में, तो जब चुनाव में कैंडिडेट चुनाव तक जाएगा तो ये 3 महीने कम से कम एक आदमी फोकस्ड है कि नहीं उसी को चुनाव लड़ना है, तो इन 3 महीनों में वो अपनी तैयारी कर सकेगा, गाँव-गाँव, घर-घर लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख सकेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये स्ट्रेटजी भाजपा की कामयाब हुई और ये जो 39 सीटें हैं, अगर इसमें मान रही है भाजपा कि 15 से ज़्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गई, तो भाजपा के लिए वो सरप्लस होगा। यानी कि जिन सीटों से उम्मीद ही नहीं थी भाजपा को, जिनमें वो जीत ही नहीं सकती थी, अगर उनमें से 50% से ज़्यादा भी सीटें जीता आ जाए भाजपा, तो ये अपने आप में भाजपा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो भाजपा ने बहुत सोच समझ के ये रणनीति अपनाई है और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर ये सारी प्लानिंग हुई है। तो उसी के आधार पर संगठन ने काम किया। अभी आपको मैं और एक जानकारी इसमें देना जरूरी है अखिलेश, कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ यहीं तक प्लानिंग नहीं है, बल्कि भाजपा की प्लानिंग ये भी है कि आने वाले समय में जहाँ जहाँ कैंडिडेट घोषित किए गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सभाएँ आयोजित की जाएँ। और इसीलिए देश भर के अलग अलग राज्यों से 230 विधायक ऑलरेडी डिप्यूट कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए कि हर विधानसभा सीट पर एक विधायक जो दूसरे राज्य का होगा उसका प्रभारी होगा और उस सीट को जिताने का जिम्मा उसका होगा, जो राज्य की टीम और सेंट्रल की टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी करेगा। तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने 20 सालों के जो किले को है उसे ढहने ना दे, बल्कि उसे अगले फेज में ले जाए, यानी कि सरकार बना के फिर से 5 साल के लिए फिक्स करे कि हमारी भाजपा की सरकार रहेगी। चलिए नीरज, आपके पास भी दोबारा मैं आऊंगा। ब्रजेश भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ
हमारे सहयोगी और भी तमाम जुड़े हुए हैं, शशांक भी हैं, वीरेश पांडे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर भी बीजेपी जबरदस्त तैयारी में नजर आ रही है, खास तौर पर उन 14 सीटों को निशाने पर रख रही है यहां पर बीजेपी, जहां पर हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में अभी से वहां पर बीजेपी अलर्ट मोड में है। जैसा कि आपने देखा कुछ और राज्यों में, मध्य प्रदेश का जिक्र अभी ब्रजेश भी कर रहे थे, नीरज को भी आपने सुना, छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशियों की लिस्ट पहले जारी कर दी गई है। और इस बीच दिल्ली विधानसभा का मैं रुख करना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल का संबोधन सुनते हैं। कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी में बिका। 25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके। फिर उन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार। देखिए यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी का जो प्लान नजर आ रहा है वो है क्या, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की मेगा तैयारी है। सुनील बंसल पर हारी सीटें जिताने की जिम्मेदारी, यूपी में हारी हुई सीटें जिताने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हारी हुई सीटों के लिए बनेगी खास रणनीति। 27 या 28 अगस्त को लखनऊ में पहुंचेंगे सुनील बंसल। हारी हुई 14 में से 4 सीटों पर चर्चा भी होगी। अंबेडकर नगर, रायबरेली सीट पर फोकस ज्यादा रहेगा। इसके अलावा जो हमें खबर मिल रही है, लालगंज, श्रावस्ती सीट के लिए भी रणनीति बनेगी। तो हारी हुई 14 सीटों पर बीजेपी का साफ फोकस। किन सीटों पर नजर रहेगी वो जानकारी अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का 2024 का मेगा प्लान नजर आ रहा है। रायबरेली, लालगंज और नगीना, इसके अलावा अमरोहा, बिजनौर, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, घोसी, श्रावस्ती, गाजीपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, संभल और मैनपुरी, ये वो सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से अभी फोकस अभी से नजर आ रहा है। मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल करना, यानी यूपी में सभी की सभी सीटें जीतनी है। हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाना है। जिन 14 सीटों पर बीजेपी हार गई थी पिछले चुनाव में, विपक्ष के खेमे में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी से तत्पर है। जहां कम वोटों के अंतर से हार, वहां जीत की उन्हें आस है, ये उम्मीद कि इस बार वो सीटें हमें मिल जाएं। 66 में से किसी सीट पर जोखिम तो इन सीटों से भरपाई होगी। सोनिया गांधी के गढ़ को भेदने का प्रयास भी इस बार किया जा रहा है। राहुल गांधी का जो गढ़ था उसे तो भेद ही दिया बीजेपी ने, और अब देखिए सोनिया गांधी के गढ़ में घुसने की तैयारी नजर आ रही है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं वीरेश के पास। हमारे सहयोगी वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, ये 14 का क्या खेल दिख रहा है, क्या इसके पीछे का खेल, जरा समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने सुनील बंसल को हारी हुई टीम का, हारी हुई सीटों का जिताने की जिम्मेदारी दिया है। उसे राष्ट्रीय प्रभारी उन्हें बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर। 14 सीटें यूपी में हैं 80 में, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकी, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 80 का संधान करने का रखा है। और जो सबसे बड़े रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के 14 से लेकर 22 तक रहे हैं, उन्हें लगाया गया है। 4 सीटें उनको दी गई हैं, खासकर फोकस की गई है, जिसमें सोनिया गांधी की रायबरेली है और लालगंज है, श्रावस्ती है और अंबेडकर नगर है। ऐसे में जो स्ट्रेटजी है सुनील बंसल की, वो जिताने की है। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि 4 केंद्रीय मंत्री, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा देवी और नरेंद्र सिंह तोमर, अश्वनी वैष्णव, उन्हें 14 सीटों में प्रवास का कार्यक्रम करना है। इस प्रवास के कार्यक्रम के जरिए ये मंत्री वहां जाएंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसकी जिम्मेदारी भी सुनील बंसल के पास है कि वो जाकर उन इलाकों में देखें। चलिए ठीक है वीरेश, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के अररिया में दिन दहाड़े मर्डर, पत्रकार विमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर पत्रकार को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि दरअसल 2 साल पहले भाई की हत्या के गवाह थे और बेखौफ बदमाशों ने विमल को धमकाया था। बिहार में लगातार मर्डर पर अब सियासत शुरू। इससे पहले आपको याद है समस्तीपुर में दारोगा की हत्या हो गई थी। सवाल नीतीश कुमार के सुशासन पर है। आखिर ये कौन सा सुशासन जहां पर वर्दी वालों का खौफ नहीं रह गया है, बदमाश बेखौफ हो गए हैं। अब देखिए किस तरीके से हत्याओं का सिलसिला सा चल पड़ा है। की बात हो तो देख रहा है पुलिस, कोई किसी के बारे में हुआ है, अभी एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ। थानेदार की भी हत्या अपराधी गौ तस्कर कर रहे हैं। अब गवाह भी मारे जा रहे हैं बिहार में, और पत्रकार जो चौथा स्तंभ है
लोकतंत्र का, उनको भी मारने का काम बिहार में अपराधी कर रहे हैं। आपराधिक घटना बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी, पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? मैं चाहता हूं कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनकी और बिहार की कानून व्यवस्था का विश्लेषण हो जाए। जैसे वो किस राज्य में ज़्यादा हुए, ये सब चुनावी साजिश है। अपनी संभावित पराजय को देखते हुए वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में लगे। सोचिए जरा, किसी की हत्या हो जाती है और जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे अपराध को लेकर। बिहार पुलिस का इस बीच दावा यह कि आपराधिक घटनाओं पर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। इस घटना में भी जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। लगातार अपराध कर्मियों को अधिक से अधिक सजा हो रही है। ये सारे प्रमाण हैं कि विधि व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण है और लगातार हम लोग अपराध कर्मियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो घटनाएं होती हैं उन पर हम लोग त्वरित अनुसंधान करके अपराध कर्मियों के आगे भी गिरफ्तारी करते हैं। इस मामले में भी हम वैसा ही करेंगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक, ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, चुनाव की तैयारियों में इस कदर व्यस्त हो गए हैं कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। दारोगा की हत्या, पत्रकार की हत्या, आखिर हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, चुनाव पर ध्यान देने के बजाय बिहार पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हत्याओं का दौर जारी है। पुलिस वाले के बाद अब पत्रकार की हत्या हो गई। 12 घंटे हो गए इस घटना को, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस के हाथ खाली हैं। घर में घुसकर पत्रकार की हत्या की गई है। जो परिजनों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि 2 साल पहले भाई की हत्या हुई थी, उसमें ये इकलौते मुख्य गवाह थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। वहीं अभी अररिया के एसपी अशोक सिंह से हमने बातचीत किया तो वो कह रहा है कि जो अब तक की जांच हुई है उसमें प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है कि आपसी रंजिश में जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन परिजन ये भी कह रहे थे कि वो मुख्य गवाह थे, तो उस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। जल्द हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन अपराधी बिहार में पूरी तरह से बेखौफ हैं। स्थिति यह है कि अब आम लोग भी घर से निकलने में डर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि आम लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इस वाले मामले में तो घर में घुसकर हत्या कर दी गई, तो कहां कौन सुरक्षित है बिहार में? घर के अंदर अगर हत्या हो जाएगी? जी बिल्कुल, लोग घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। गेट नॉक करके बाहर बुलाए गए और फिल्मी स्टाइल में बाहर आते ही सीधे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। स्पॉट पे ही उनकी मौत हो गई। तो घर में भी जो लोग हैं अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। जो तथाकथित सुशासन की सरकार है लगातार सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ नीतीश दिल्ली दौरे पे हैं, 24 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय उनके पास है। जरूरत यह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। जी, इस पर किसी तरह का कोई बयान आया है? अगर प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, क्योंकि समस्तीपुर वाले मामले में तो हमने देखा एसपी साहब बेशर्मी से कह रहे थे कि 10 दिन में हम पकड़ लेंगे अपराधियों को। अब तक तो पकड़े नहीं गए। इस मामले में क्या हुआ? देखिए, समस्तीपुर में 15 अगस्त की सुबह एक दरोगा की हत्या हुई थी। उसमें भी अब तक पुलिस को कोई सफलता मिली नहीं है। एक संदिग्ध को उठाया गया था, पूछताछ की जा रही है। लेकिन मुख्य जो 4-5 तस्कर थे जिन्होंने गोली चलाई थी वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और इस घटना को 12 घंटे हो गए हैं। अभी भी जो है अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। 2 बाइक पर 4 अपराधी आए थे जिन्होंने दनादन फायरिंग की घर में घुस के, लेकिन वो फरार हो गए हैं। उनकी छापेमारी के लिए, उनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन गिरफ्तार अब तक किसी को भी पुलिस पत्रकार हत्याकांड में नहीं कर पाई है। चलिए शशांक, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों तक अब मैं पहुंचाना चाहूंगा, और बात हम करेंगे अब चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। चांद की सतह के और करीब पहुंचा लैंडर। लैंडर की डी बूस्टिंग करके स्पीड को कम करके अब उसे वहां पर लैंडिंग की तैयारी चल रही है। 23 अगस्त को लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। तो चांद की सतह के और करीब पहुंच गया है लैंडर। लैंडर की डी बूस्टिंग करके स्पीड कम की गई है इस वक्त। तो अभी का ये जो वक्त है, ये जो समय है, लैंडिंग तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। न सिर्फ हम सभी भारतीयों की निगाहें इस ओर हैं, बल्कि पूरी दुनिया की, खास तौर पर वैज्ञानिकों की इस पर नजर है। चंद्रयान 3 का जो सफर है उसके बारे में कुछ और जानकारी अब हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उस सफर पर भी नजर डालिए जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं।
क्योंकि इस सफर से जो अनुसंधान होगा उससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। चंद्रयान 3 का सफर 14 जुलाई को जो शुरू होता है, LV-M3-M4 रॉकेट से इसकी लॉन्चिंग हुई। एबीपी न्यूज पर तब आपने बहुत बड़ी कवरेज देखी थी। 15 से 31 जुलाई पृथ्वी का चक्कर लगाया, ऑर्बिट बढ़ाई और उसके बाद किस तरीके से अनंत आकाश की यात्रा पर यह निकल गया। 1 अगस्त पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला। पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के बाद चंद्रयान की कक्षा में 5 अगस्त को प्रवेश हुआ, यानी जो चंद्रमा की कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें 6 से 16 अगस्त चंद्रमा का चक्कर ऑर्बिट कम की गई। चंद्रमा का चक्कर लगाने के बाद और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल अलग हुआ। यह 17 अगस्त का वाकया, 17 अगस्त को जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। और 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी बूस्टिंग, उसकी रफ्तार को कम करने का काम। 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा यह चंद्रयान 3, जिस पर हम सभी भारतीयों की निगाह लगातार बनी हुई है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, जिस दिन ये लॉन्चिंग हो रही थी आप तो वहीं पर मौजूद थे, अब लैंडिंग की तैयारी है, कितना महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है ये पूरा वक्त? देखिए अखिलेश, कल तक जो हुआ ये तमाम चीज़ें हम पहले भी दोहरा चुके थे चंद्रयान 2 के मामले में, लेकिन कल के बाद से हमारी असली परीक्षा शुरू हो गई है। उस वक्त भी जब हम वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और क्रैश लैंडिंग हुई थी, अब यहाँ से इसरो का इम्तिहान है कि आखिर किस तरह से वेलोसिटी को कंट्रोल किया जाएगा जिससे सेफ लैंडिंग हो सके। इस बार इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। जो पीछे गलतियां हुई थी उन्हें रेक्टिफाई किया गया। ये बताया गया था कि एक सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, उस ग्लिच को ठीक कर लिया गया। इसके अलावा लैंडर के और तमाम चीज़ों को अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया। जैसे लैंडर के लेग्स थे, इनको मजबूत बनाए गए। इसके अंदर लैंडर में पिछली बार 5 इंजन लगे थे, इस बार उसको घटाकर 4 इंजन किया गया है। कुछ और भी तकनीक अपनाए गए हैं, लेकिन ये जो वक्त है, कल 153x163 के ऑर्बिट में था जब ये प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर अलग हुए थे। अब जो टास्क है इसे 100x30 के ऑर्बिट में फिक्स करना है, यानी कि 30 का मतलब चांद की दूरी से 30 किलोमीटर चांद की सतह से, और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर यहाँ पे फिक्स करने की चुनौती है। और उसके बाद एक चुनौती और होगी। इस वक्त जो हमारा लैंडर है वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी में है, और इस हॉरिजेंटल वेलोसिटी को अब चेंज करके आने वाले 5 दिनों में उसे वर्टिकली टर्न करना होगा। लेकिन अचानक उसे अब टर्न नहीं कर सकते। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने, चेयरमैन ने, ये कहा है कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्ले ए ट्रिक। अब वो ट्रिक यही है कि जब टेंजेंशियली जो लैंडर अभी है उसे वो वर्टिकली टर्न ओवर करेंगे, जिससे कि रफ्तार पे कंट्रोल करने में सफलता मिल सकती है वैज्ञानिकों की। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आसान रूप चीज़ें दिख रही हैं। जिस तरह से सोचा गया था तमाम चीज़ें ऐसी चल रही हैं। अब महज 120-25 घंटे का वक्त बना है। हमने चांद की कक्षा भी पूरी कर ली, पहले धरती की कक्षा को पूरी किया। एक बात मैं और बताऊं, जब हमारा चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में था उस वक्त इसका स्पीड 36,000 किलोमीटर प्रति घंटे थे, और जब चांद की कक्षा में पहुंचा उस वक्त इसकी रफ्तार 6,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी श्रीनिवास, चूंकि वक्त की पाबंदी है, बहुत ही सरल भाषा में ये बातें आपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में डबल मर्डर, कुत्ता घुमाने के विवाद में फायरिंग हो गई। आरोपी ने घर की छत से फायरिंग कर दी, 8 लोगों को गोली मार दी गई। ये देखिए छत से कैसे फायरिंग की गई, 8 लोगों को गोली मारी गई है, 2 की जान भी चली गई। और महज कुत्ते को लेकर ऐसा विवाद हो गया कि जिसमें 2 इंसान की जान चली गई, 6 इंसान घायल हैं। फायरिंग की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत पर खड़ा ये शख्स राइफल से गोली चलाता हुआ नजर आया। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, ये पूरा मामला क्या है? बहुत ही चौंकाने वाली घटना नजर आ रही है। निश्चित अखिलेश, बहुत ही हैरान करने वाली घटना है कि कैसे इंदौर के रामकृष्ण बागपुरा कॉलोनी का जो एक मोहल्ला था, वहाँ पहले कुत्ते आपस में झगड़ते हैं। कुत्तों का विवाद 2 परिवारों का विवाद में बदलता है, और एक परिवार का शख्स जो बैंक में सुरक्षा गार्ड था ऊपर छत पे जाता है, अपनी लाइसेंसी राइफल से नीचे जो विवाद करने वाले लोग उन पर फायरिंग कर देता है। तकरीबन 4 या 5 फायर करता है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है, और जो झगड़ा या राहगीर या जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनमें से 6 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से कुछ की आंखों
में छर्रे लगे हैं तो उनकी रोशनी आनी मुश्किल है। तो हैरानी वाली बात है कि कैसे एक छोटा सा विवाद किस तरीके से बड़े खूनी संघर्ष में बदल जाता है। तो वो उस व्यक्ति को जल्दी काबू में ले लिया गया, वरना उसकी और लगातार फायर कर रहा था, तो जिससे ऐसा लग रहा था कि और घटना ना जाने कितनी बड़ी हो। मगर ये सारी घटना बता रही कि लोगों के अंदर किस कदर हिंसा का भाव भर गया है कि वो जहां मौका मिलता है और एक दूसरे के खिलाफ, जो मोहल्ले के लोग ही हैं वो आपस में इस बुरी तरह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाती है। और वजह क्या होती है? वजह कितनी छोटी सी होती है कि मेरे कुत्ते को तेरे कुत्ते ने क्यों काटा, इसी बात पे झगड़ा हो गया। और बहुत ही जिसने भी इस घटना के बारे में सुना हैरान रह गया कि सिर्फ कुत्तों के चलते एक छोटा सा संघर्ष खूनी संघर्ष में बदल गया। 2 मासूम लोगों की जान चली गई और 6 से 8 लोग घायल हो गए जो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी, वाकई हैरान करने वाला मामला है ब्रजेश। ये आप सोचिए जरा, कुत्तों के लिए लड़ाई, कुत्तों की वजह से लड़ाई और उसमें इंसान की जान चली गई। इस सनकी ने कैसे गोली चला दी वो तस्वीरें आपने देखी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बड़ा बयान सामने आया है। अमेठी की जनता राहुल को चाहती है, यह कहा अजय राय ने। उन्होंने आगे यह बात भी कही है कि स्मृति ईरानी बौखला गई हैं। अजय राय ने एक और अहम बात कही कि प्रियंका वाराणसी से लड़ेंगी तो जान लगा देंगे। अमेठी की जनता राहुल को चाहती है, यह बात कही है अजय राय ने। तो क्या अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? अजय राय का जो यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अजय राय का यह कहना कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, मतलब यह कंफर्म अब मान लिया जाए? देखिए, इसके पीछे 2-3 चीजें आपको मैं बता दूं। राहुल गांधी की एक टीम लगभग 6 महीने से अमेठी में काम कर रही है, ये सोर्सेज से मैं आपको बता दूं। और वो टीम राहुल की टीम है, और जो दिल्ली से चलकर उसमें बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो टेक्नो सेवी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो सोशल स्तर पर काम कर रहे हैं। उनकी लगभग 2 दर्जन की संख्या बताई जा रही है। वो लगभग पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं अमेठी में, और अजय राय की ये जो बात है उसी को पुख्ता कर रही है। अजय राय जैसा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को बहुत अरसे बाद मिला है, जो बुलंद आवाज में अपनी बातों को रखते हुए जाने जाते हैं, और हमेशा से उनकी ये शैली रही है, उसी अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को दबा के कहा है। रही बात प्रियंका गांधी के वाराणसी से लड़ने का, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफ द रिकॉर्ड कई बार अजय राय से हमारी बात हुई। उनकी इच्छा, उनकी स्वयं की इच्छा ये रही कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ती हैं मेरी जगह पर, क्योंकि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि अगर वो मेरी जगह पर लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वाराणसी में घिरा होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टार प्रचारक होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे कि वो यहाँ घिर जाएंगे। अमित शाह घिर जाएंगे, पार्टी के बड़े कद्दावर नेता घिर जाएंगे, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घिर जाएंगे। ये ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते रहे हैं। वीरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी की यह बड़ी खबर है, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये बात अजय राय ने कही है। अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, नए नवेले अध्यक्ष। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही है। वीरेश, क्या राहुल गांधी की राह इतनी आसान होगी जिस तरीके से पिछली बार उनकी हार हो गई थी? और राहुल गांधी अगर लड़ते हैं अमेठी से तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह तो जाहिर तौर पर बढ़ेगा यूपी में, जहां पर कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। देखिए, अगर आपने जमीनी स्तर की बात की और ग्राउंड जीरो की बात की, तो निश्चित रूप से 2019 और 2024 में पानी बहुत बह चुका है। बह किस लिहाज से चुका है कि जो टीम काम कर रही है, और ग्राउंड पर अगर कांग्रेस के नेताओं से अगर हम बात करें, वहां के पूर्व विधायकों से बात करें, संगठन में काम कर चुके लोगों से बात करें, तो उनकी उम्मीद, उनके आधार की अगर हम बात करें, तो उनका ये कहना है
कि राहुल गांधी का इस बार मुकाबला स्मृति ईरानी से काफी दिलचस्प और बहुत ही कड़ा होगा। अगर कांग्रेस के हवाले से बात करें तो उनकी जीत चलिए, तो तो बहुत अमेठी प्रबल की लड़ाई एक तरीके बार से फिर वो से बहुत बताते हैं। दिलचस्प होने लेकिन वाली है। जो वीरेश ग्राउंड पांडे, जीरो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।